नमस्कार साथियों, जी के बकेट स्टडी 2 पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण श्रृंखला के तहत 30वां वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले 29 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न चैप्टरों के बारे में बहुत ही अच्छे से वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान में देखा जाए तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय के साथ साथ संविधान में जब संशोधन होते गए तो संशोधनों के साथ साथ इन अनुच्छेदों में उप अनुच्छेद के रूप में भी कई अनुच्छेद जुड़ते गए। तो वर्तमान में देखा जाए तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और इनके माध्यम से जो अनुच्छेद थे उनमें क ख ग के रूप में अनेक उप अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। तो संविधान के सभी अनुच्छेदों को याद करना तो जरूरी भी नहीं है और आसान कार्य भी नहीं है, फिर भी हम आज यहाँ पर उन सभी अनुच्छेदों को देखने की कोशिश करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित वीडियो, विस्तृत वीडियो तो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, 29 वीडियो हैं टोटल। फिर भी हम यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में, संकलन के रूप में अनुच्छेदों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भाग 30। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति विज्ञान के जितने वीडियो हैं उसकी ई बुक भी हमारे स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संघ एवं उसका क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है, उनके बारे में। तो अनुच्छेद 1 के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि संघ और संघ का जो नाम है और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसके संबंध में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, भारत राज्यों का संघ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पर राज्यों के संघ का तात्पर्य क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संघ किसी समझौते का प्रतिफल नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 के संबंध में आपको यह भी याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी अनुच्छेद के माध्यम से भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला श्रेणी जो है वह है राज्यों के क्षेत्र, ठीक है। दूसरा श्रेणी वह है जो संघ शासित क्षेत्र हैं, यानी कि संघ क्षेत्र। और तीसरी श्रेणी में वह है जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो इन 3 श्रेणियों को बांटा गया है अनुच्छेद 1 के माध्यम से। अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना के संबंध में जो प्रावधान है उसके संबंध में। और इस अनुच्छेद द्वारा ही भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ में जो नए राज्य हैं उसका प्रवेश करवा सके या उसकी स्थापना कर सके। तो इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 2 के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 2 के माध्यम से उन्हीं क्षेत्रों को भारत संघ में प्रवेश की इजाज़त है जो भारत से बाहर है। जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई क्षेत्र एक दिन भारत में शामिल होता है तो वह अनुच्छेद 2 के माध्यम से शामिल किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में काफ़ी समानता है, लेकिन अंतर एक है जो हम अभी देखेंगे। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और मौजूदा राज्य के नामों में परिवर्तन। तो आप इस लाइन से यहाँ समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 3 के माध्यम से नए राज्य का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है कि राज्य जो वर्तमान में है उन्हीं में से उनकी सीमाओं को परिवर्तन करके राज्य का निर्माण होगा। तो इस अनुच्छेद के तहत होगा। जैसे कि अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया, बिहार को विभाजित कर बिहार और झारखंड बनाया गया। तो पहले ये क्षेत्र क्या थे? भारत में ही थे, भारत से बाहर नहीं थे। तो अनुच्छेद 3 के तहत इस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण होता है। तो 2 और 3 में कंफ्यूजन होना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत से बाहर का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ अनुच्छेद 2, और जब भारत का ही कोई राज्य उसकी सीमा में परिवर्तन होता है, नाम में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 3 काम करेगा। अब बात करते हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में उल्लेख है और अनुच्छेद 5 में हमको ध्यान देना है विशेष रूप से, क्योंकि इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता किस प्रकार से होगी। यानी कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता
प्रदान करता है और इस एकल नागरिकता का प्रमुख उद्देश्य है कि एकीकृत राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके अलावा संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता किन लोगों को दी जाए, क्योंकि जब संविधान लागू हो रहा था उस समय की परिस्थितियां बहुत ही अलग थी। यानी कि उस समय देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था और भारत से ही टूटकर बना था। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश। तो इसी अनुच्छेद के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि भारत की नागरिकता किन लोगों को दी जाए। और इस संबंध में देखा जाए तो अनुच्छेद 5 में ही यह कहा गया है कि संविधान के निर्माण के पश्चात संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो 4 श्रेणी के लोग हैं वही 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बनेंगे। तो नागरिकता के संबंध में विस्तृत जो वर्णन है वह नागरिकता का जो मेरा वीडियो है उसमें देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला व्यक्ति वह है जो भारत का मूल निवासी हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा व्यक्ति वह है जो पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर आया हो। तीसरा वह जो व्यक्ति पाकिस्तान तो स्थानांतरित हुआ लेकिन कालांतर में लौट आया हो। और चौथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 5 के द्वारा संविधान के प्रारंभ होने पर किस प्रकार से नागरिकता किसे दी जाएगी इसका प्रावधान किया गया था। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत जो संसद है नागरिकता के संबंधी जो कानून है उसका निर्माण करती है और इसी कानून के तहत समय समय पर संसद ने अनेक नागरिकता संबंध कानून बनाए। जैसे कि देखा जाए नागरिकता अधिनियम 1955, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया वह इसी अनुच्छेद के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान द्वारा बनाया गया। इसके अलावा भी हाल में ही जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन आप सुन रहे हैं नागरिकता से संबंधित, उसमें जो कानून बनाया जा रहा है वह इसी अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर हम मूल अधिकारों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मूल अधिकारों से संबंधित एक अलग से वीडियो बना दिया गया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि जो नए हैं और जो रिवीजन करना चाहते हैं वे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बहुत ही मतलब शीघ्रता से हम मूल अधिकारों को देख लेते हैं। तो मूल अधिकार के सबसे पहले अनुच्छेद देखा जाए 12, उसमें परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन किया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से जो मूल अधिकार है वह समानता का अधिकार यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में ये देखा जाए तो कहा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी कोई समान है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये आपको समानता से संबंधित जो अधिकार है उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का वर्णन है हमारे संविधान में। तो अनुच्छेद जो 19 है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 19A की बात करें तो इसी में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। तो अनुच्छेद 19 के तहत ए में प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के साथ साथ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी दिया गया है। तो अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 21 इन दोनों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21A विशेष रूप से उल्लेखनीय है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसी में शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 के माध्यम से। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करें तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात्, श्रम एवं मानव दुर्व्यापार जो मानव का व्यापार होता है उसका निरोध किया गया है। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम के निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 24, तो इसको भी आपको याद रखना है।
अनुच्छेद 25 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से स्टार्ट होती है जो 28 तक चलती है। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतरात्मा से धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो भारत का कोई भी नागरिक हो किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार निर्बाध रूप से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है कि किसी भी धर्म विशेष हेतु करों के संदाय संबंधी स्वतंत्रता होगी, यानी कि किसी भी धर्म विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति पर कर आरोपित नहीं किया जाएगा और ना ही उसे इसके लिए किसी प्रकार से मजबूर किया जाएगा। अनुच्छेद 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों या पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 28। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो जो भारत के अल्पसंख्यक समूह हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है, एक भाषाई अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। तो दोनों ही आपको याद रखना है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है और दूसरा भाषा के आधार पर। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 30 के बारे में बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अल्पसंख्यक की जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनको अधिकार है कि वह उसे संरक्षित करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद की बात करेंगे वह है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार। तो अनुच्छेद 32 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी मौलिक अधिकार है यदि उनका उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में हमारे पास यही वह अनुच्छेद है जिसके तहत हम न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये थे मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके बाद हम नीति निर्देशक तत्वों को भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि विस्तृत रूप से आप देखना चाहें नीति निर्देशक तत्वों को तो इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किया गया है और यह राज्य के लिए निर्देशक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है तथा इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उस प्रावधानों के अनुसार राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे, ऐसी व्यवस्था की गई है। और नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बुद्धिजीवी। तो एक नज़र डाल लेते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जा रही है, राज्य को निर्देश दिया जा रहा है इस अनुच्छेद के माध्यम से। अनुच्छेद 39 क की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का जो प्रावधान है वह नागरिकों को उपलब्ध कराएगा राज्य, और इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था करे राज्य। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतों का गठन के संबंध में राज्यों को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। तो यह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं 41 की। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार इस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है। अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। तो विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें कार्य करने के लिए जो मानवोचित दशाएं होती है, जो मानव को अच्छी दशाएं प्राप्त होनी चाहिए कार्य करने के लिए, उसके संबंध में व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 42 के माध्यम से। तो यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 43 यानी कि 43 में कहा गया है कि कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था राज्य सरकार करे। ऐसा नहीं कि काम तो खूब ले रहे हैं लेकिन मजदूरी बहुत ही कम दे रहे हैं, तो एक निर्वाह मजदूरी मानक तय करने के निर्देश राज्य सरकार को इस अनुच्छेद के माध्यम से दिया जा रहा है। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सिविल कोड यानी कि नागरिकों के लिए एक समान संहिता। एक समान संहिता का मतलब यह हो गया कि राज्य के जो भी नागरिक है वह एक ही कानून से शासित हो, उनके लिए अलग अलग कानून नहीं हो। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो
पर्सनल लॉ हैं, जो व्यक्तिगत कानून हैं, वह बहुत सारे जो विभिन्न धर्मों के हैं उनके लिए अलग अलग है। यानी कि भारत में अभी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। केवल एक राज्य गोवा ऐसा राज्य है भारत का जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। तो अनुच्छेद 44 में राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि आप नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लाएं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45, जिसमें कहा गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और यह जिम्मेवारी किसको दी गई है? यह राज्य को दी गई है। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह राज्य को ही निर्देश देते हैं और कहते हैं कि आप इस अनुसार कार्य करें और इस अनुसार कानून बनाएं। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। 46 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं और जो अन्य कमजोर वर्गों के जो शैक्षणिक और आर्थिक हित हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई है अनुच्छेद 46 के माध्यम से, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 47 के बारे में। यह पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधारने हेतु राज्य के कर्तव्य को निर्देशित करता है। और इसी के तहत देखा जाए तो बिहार में जो शराबबंदी की गई है, राज्य द्वारा जो कदम उठाया गया है, वह इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि शराब जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो राज्य का यह दायित्व है कि वह इस प्रकार का कानून बनाए जो लोक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन के संगठन की चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 48(1) की चर्चा करें तो यह पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, यह आप ध्यान रखें, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे ऐतिहासिक इमारत है, स्मारक हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेवारी सरकार की है और इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकार को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधी प्रावधानों को बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 51, यह जो अनुच्छेद है 51 एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आगे बात करेंगे नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51(a) में किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया है? तो 51(a). और जैसा कि हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य जो है 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, उन्हीं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि मूल रूप से जो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे 1976 में, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। और इस मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि जो भी नागरिक है वह 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसी बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 52 के बारे में बात करते हैं, तो यह भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताता है। इसके बाद है अनुच्छेद 61, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, और आपको पता भी होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, उस प्रक्रिया का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, हम जानते हैं कि वह संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में यह प्रारंभ हो सकता है। और इसके अलावा यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्रारंभ किए जाने के पूर्व 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में उल्लेख किया गया है। 63 के बाद अनुच्छेद 64 की बात करेंगे, 64 की बात करेंगे, वह इसलिए क्योंकि इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के संदर्भ में, क्योंकि राष्ट्रपति को इसी अनुच्छेद के माध्यम से क्षमादान की शक्तियां मिली हुई है
और यह राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्तियां हैं वह 3 प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं। पहला, उनकी जो क्षमादान शक्ति है वह संघीय कानून यानी कि संघ का जो कानून है उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध करता है, किसी भी प्रकार का क्राइम करता है, तो उस स्थिति में जो दंड दिया जाता है तो उन दंडों को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। दूसरा है सैन्य न्यायालय। तो सैन्य न्यायालय द्वारा भी दंड दिया जाता है, कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्षमादान दे सकता है। और तीसरी स्थिति बनती है मृत्यु दंड। जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उस स्थिति में भी जो आरोपी होते हैं उनके पास यह अधिकार होता है, अधिकार नहीं, उनके पास यह अवसर होता है कि राष्ट्रपति को वह अपने क्षमादान हेतु आवेदन दे सकता है, अपील कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसको आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रावधान इसी अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर जो भी अनुच्छेद हैं, कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 76 के बारे में। भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 79 का संबंध संसद के गठन से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है। और 79 के बाद 80 अनुच्छेद आता है जो भारत की जो राज्यसभा है यानी कि उच्च सदन है उसके गठन से संबंधित है। और 80 के बाद 81 जस्ट इसके बाद लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो इन तीनों अनुच्छेदों को आप आराम से याद कर सकते हैं, 79, 80, 81, यानी कि संसद और उच्च सदन और निम्न सदन। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में। तो यह अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 108 का संबंध है कुछ दशाओं में जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस संबंध में प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 110। 110 बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है इस अनुच्छेद में कि कोई विधेयक, धन विधेयक किस प्रकार से होगा, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 112 बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम दूसरे शब्दों में बजट भी कहते हैं, उसके संबंध में प्रावधान यहाँ किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 123। 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको याद रखना है क्योंकि इसी अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी भी विषय पर कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 124। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 129। 129 क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अभिलेख न्यायालय की जो मान्यता है सर्वोच्च न्यायालय को वो संवैधानिक रूप से दी गई है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। और यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट अनुच्छेद 143, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राष्ट्रपति को किसी भी विधि संबंधी परामर्श चाहिए तो निश्चित रूप से उनको जो सर्वोच्च न्यायालय है वो परामर्श उपलब्ध कराता है और ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 143 में। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति का जो अधिकार है, वह इसी अनुच्छेद के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 148। एग्जाम के लिए बार बार यह क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण भी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे लेते हैं अनुच्छेद 153। 153 का महत्व किस लिए है, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में 153 बताता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होती है उसी प्रकार से राज्यपाल की क्षमादान शक्ति भी होती है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मृत्युदंड के मामले में और सैन्य न्यायालय के मामले में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट बात है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है
तो केंद्र में जिस प्रकार मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल की सहायता के लिए भी मंत्रिपरिषद होती है। और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 के माध्यम से, और इसी मंत्रिपरिषद की सहायता से राज्यपाल राज्य में शासन करते हैं। राज्य के जितने भी शासन होते हैं वह राज्यपाल के नाम से ही चलाए जाते हैं। हालांकि वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है राज्य में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 165 के बारे में। तो यह राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 213 का महत्व इसलिए है क्योंकि राज्य विधानमंडल जब अवकाश में रहेगा तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति इसी अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से संघीय व्यवस्था में संघ सरकार में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और यह अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 213 के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 168 के बारे में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह राज्यों में विधानमंडल के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 169 बहुत इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक भी है क्योंकि यह राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन के बारे में बताता है, यानी कि उसकी समाप्ति के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170। तो यह बताता है कि राज्य में विधानसभाओं की संरचना किस प्रकार से होगी। अनुच्छेद 171 यह बताता है कि राज्य में विधान परिषदों की संरचना किस प्रकार से होगी। तो 69, 70, 71 इन तीनों को आप क्रम से याद रख सकते हैं। विधान परिषद का गठन, विधान सभाओं की संरचना और विधान परिषदों की संरचना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 202 के बारे में। 202 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य विधानमंडल का जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट होता है वह इसी अनुच्छेद के माध्यम से प्रस्तुत होता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 214। बहुत ही प्रासंगिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है वह इसी अनुच्छेद के माध्यम से की गई है, और प्रासंगिक इसीलिए कि भारत में अब देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। आपको यह याद रखना है। 25 इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, तो विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक उच्च न्यायालय था हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में जो उच्च न्यायालय था उसे अब तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए अलग से 25वां उच्च न्यायालय का गठन किया गया। और यह जो उच्च न्यायालय है, यह इसकी जो मुख्य पीठ है वह अमरावती में है। तो यह आपको याद रखना है, सबसे हाल का बना उच्च न्यायालय अमरावती, और 25वां उच्च न्यायालय है यह भारत का। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 215 के बारे में। तो 215 अनुच्छेद का संबंध उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो यदि आप उच्च न्यायालय जाते हैं तो इसी अनुच्छेद के तहत आप जाते हैं। तो उच्च न्यायालय की जो रीट जारी करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 226 के द्वारा ही दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान दे रख सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके प्रशासन किस प्रकार से किया जाए। तो हाल में अभी देखा जाए तो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख का गठन हुआ। इसके अलावा 2 संघ राज्य क्षेत्रों को एक किया गया। तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन वर्तमान समय में प्रासंगिक बन जाए क्योंकि संघ राज्य के अभी देखा जाए तो गठन हुआ है। तो इसलिए आपको यह याद रखना है अनुच्छेद 239। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि पंचायतों का गठन इसके माध्यम से किया गया है। और अनुच्छेद 243 था की बात करें तो जो नगर पालिका होते हैं उनके गठन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 249। 249 अनुच्छेद राज्यसभा की विशेषाधिकार की जो स्थिति है लोकसभा के संदर्भ में उसको बताता है। तो अनुच्छेद 249 के बारे में हमें याद रखना है कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में उल्लेख करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है, लेकिन इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो जब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है तो राष्ट्रीय हित में कानून बनाने को के लिए संसद को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 262 के बारे में। तो 262 अंतर्राज्यीय नदी जो विवाद होते हैं उनसे विवादों के जो जल संबंधित जो विवाद होते हैं उनके अधिनिर्णय से संबंधित है अनुच्छेद 262। तो विभिन्न राज्य देखते हैं कि नदी
के बीच नदी के जो जल बंटवारे हैं उनसे लेकर विवाद चलते रहते हैं, तो इस अनुच्छेद को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 263 एग्जाम में पूछा भी जाता है, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 265। 265 किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि 265 में ही कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि देखें हमने जीएसटी आई तो जीएसटी को कानून बनाया गया और उसके संबंध में संविधान में सुधार भी किया गया। तो इस प्रकार से 265 बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि यही वह अनुच्छेद है जो अधिकार देता है सरकार को कि कानून बनाकर कर का अधिरोपण कर सकते हैं। तो कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वह इसी के अनुच्छेद के द्वारा होती है और राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है प्रति 5 वर्ष पर। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है अनुच्छेद 300 का। 300 का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और यह जो अनुच्छेद था, पहले हमारा जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार वह था, लेकिन वहां से हटाकर अब इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो अब यह केवल एक विधिक अधिकार यानी कि बस कानूनी अधिकार बनकर यहाँ पर रह गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 312। तो यह अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और राज्यसभा के शक्तियों के बारे में बात किया जाए तो राज्यसभा को 2 विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। जो एक शक्ति हमने पिछले स्लाइड में देखा अनुच्छेद 249 के तहत कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके अलावा राज्यसभा को ही यह अधिकार है कि वह किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 212 के तहत आपको याद रखना है राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को ही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों में से बहुत लोग इसकी तैयारी भी करते होंगे। तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 324, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसी अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग को के बारे में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है वह इसी अनुच्छेद के माध्यम से होता है। तो 324 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद 330। तो 330 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अनुसूचित जातियां और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में जो किया गया है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, जो उनके सीटों की आरक्षण की जो समय सीमा है वह 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो यह भी प्रासंगिक प्रश्न बन जाता है, प्रासंगिक अनुच्छेद बन जाता है, तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 331 के बारे में। यह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल भारतीय समुदाय को यदि प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है, उचित प्रतिनिधित्व, तो इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया जाता है लोकसभा में। अनुच्छेद 332 का राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियां और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था इस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है। तो राज्य विधानसभा यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी अनुच्छेद भी। यह अनुच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी अनुच्छेद के माध्यम से राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं उनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उनकी नियुक्ति की जाती है इस अनुच्छेद के माध्यम से। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में संघ की राजभाषा के बारे में की गई है। तो भारत की राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं, तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है और इस अनुच्छेद के माध्यम से यह कहा गया है कि जो संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। तो आपको यह याद रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 350 का, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। क्योंकि इसी अनुच्छेद के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। तो प्राथमिक स्तर पर आपको याद रखना है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था हो वह मातृभाषा में हो, क्योंकि जो मातृभाषा में जो शिक्षा प्राप्त होती है वह बहुत ही सुग्राह्य होती है और अच्छे से समझ में आती है और इसी महत्व को समझते हुए इसे संविधान में स्थान दिया गया है। तो 350 का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 352।
आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। 352 राष्ट्र आपातकाल की जो घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसकी घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत ही की जाती है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्यों में, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के माध्यम से ही लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 अभी तक एक बार भी यह अनुच्छेद लागू नहीं हुआ है और इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 365। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं यह केंद्र के प्रभुत्व को भी दर्शाता है। तो इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या प्रभावी करने में असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यह जो अनुच्छेद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368। 368 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन होती है। तो संविधान के संशोधन करने की शक्ति इसी अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो ये थे अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ कवर किया गया है और इन सभी को कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रश्न आपसे छूट पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।